नमस्कार दोस्तों। तो ये आपके सामने यूजीसी नेट जुलाई 2018 का पेपर है। ये वो पेपर है जब से मतलब कि 100 क्वेश्चन आना शुरू हुए थे नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे पहले 2 पेपर होते थे, उसमें एक में 75 क्वेश्चन आते थे और एक में आते थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये 2018 से एनटीए ने जब से कराना शुरू किया है इसको, तब इसमें 100 क्वेश्चन आना शुरू हो गए थे। तो इसी पैटर्न पर आज एग्ज़ाम हो रहा है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आपको पता ही है। तो देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन देखो कि इसमें कौटिल्य के बारे में क्वेश्चन है। कौटिल्य कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, कौटिल्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उन्होंने जो अपनी बुक है, जो अर्थशास्त्र बुक है, उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया है। अगला जो ऑप्शन है, इन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, इनको भी राज्य व्यवस्था के हिसाब से उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, वे नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। उनको ये श्रेय नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो अपना ध्यान अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था पर अधिक देते हैं, तो इसलिए इसमें ये गलत है। पहली बार उन्होंने भारत में एक दृढ़ राजनीतिक नियंत्रण नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया था, ये कहा था कि जो राजनीतिक निरंतर नियंत्रण है, ये ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। अब आगे देखो अर्थशास्त्र के बारे में, या फिर बाद में इसका उल्लेख देख लो। एक तो ये है कि ये जो भारतीय राजनीतिक विचारक है, इन्होंने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय माना है, और इनकी प्रसिद्ध जो करती है वो अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र के अंदर 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है। ठीक है, जो प्रथम 5 अधिकरण है वो राज्य के आंतरिक प्रशासन की बात करते हैं। 6 से लेकर 13 तक राज्य के वैदेशिक संबंधों के बारे में बात करते हैं, और शेष जो विषय हैं वो अन्य चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से ये कौटिल्य के बारे में क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो जो ओल्ड पेपर्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लास्ट में, जब अब आपको बताया कि एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप क्या करना है कि इसको लगातार ओल्ड पेपर्स के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना कोर्स ठीक से कर लिया है। ठीक है, तो ये रिवीजन कोर्स आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि वह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं कि यह भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ठीक है, तो ये जो विचार है, जो भलाई का जो विचार है, ये बात करते हैं, डनिंग बात करते हैं। ये जो डनिंग है, ये अमेरिका अमेरिका के राजनीतिक सिद्धांतकार है, और इन्होंने क्या किया है, जो रिपब्लिक बुक है, रिपब्लिक बुक के बारे में कमेंट किया है। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक जो जो प्लेटो है, प्लेटो की बुक है, और इस कारण जो रिपब्लिक का जो स्टेट है उसके बारे में ये क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं। और रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता, क्योंकि ये रोमांस है, बल्कि ये प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमणता बने। और ये जो इनकी बुक है, किनकी, डनिंग की बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ थ्योरी एंसेंट एंड मिडाइवल 1902 से 1920 तक। तो ये जो डनिंग है, ये प्लेटो की रिपब्लिक बुक के ऊपर कमेंट करते हैं, उसके बारे में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके प्लेटो से। ओके, आगे चलते हैं। तो ये देखो सामने इसकी जो व्याख्या है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आप जैसे जब भी प्लेटो वगैरह प्लेटो पढ़ो, ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो कौटिल्य के बारे में आया है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें, क्वेश्चंस को हम ध्यान में रखें तैयारी करते समय, तो ज़्यादा बेनिफिशियल ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से किसने कहा कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार और व्यक्ति के बाद राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्राकृतिक क्रम में उनसे पहले आता है। ठीक है, ये कथन शायद अरस्तु का है, देख लेते हैं। ये कथन देखो अरस्तु का है, ये देखो कथन अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य है ना परिवार और व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति में मतलब प्रकृति की के हिसाब से हम बात करेंगे तब तो राज्य का कर्म पहले आएगा। ठीक है, और वैसे बात करेंगे तो राज्य आएगा परिवार और व्यक्ति के बाद में। ऐसा कहना है किसका? अरस्तु का। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु क्या माना जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये ऐसे कहते हैं कि जो काल क्रम में है उसमें तो राज्य क्या है, परिवार और व्यक्ति के बाद आता है। ठीक है, पहले परिवार आएगा, फिर व्यक्ति आएगा, फिर राज्य आएगा। लेकिन प्रकृति की हम बात करें, नेचर की हम बात करें तो वो क्या है कि उनका क्रम है सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि प्लेटो आदि आदि की तरह ही अरस्तु भी राज्य को साइविय संस्था मानता है। जो पॉलिटिक्स है वो उनकी सुप्रसिद्ध रचना है। जैसे रिपब्लिक प्लेटो की रचना है ना, वैसे ही क्या है कि ये जो अरस्तु है, अरस्तु की जो रचना है ये कौन सी है? ये है आपकी पॉलिटिक्स। ओके, और ये जो अरस्तु ने क्या किया गया है कि टीलीलॉजिकल पद्धति को अपनाया है, जिसमें संपूर्ण कल्पना अंश से पहले कर दी गई है। कहने का अर्थ है कि जैसे जो प्लेटो है, प्लेटो क्या करता है? प्लेटो चीज़ों को वैसे करता है। प्लेटो क्या करता है? प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करता है, और जो अरस्तु है वो संवैधानिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल देता है। आगे देखो, आगे ये लोक है, लोक के बारे में क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आया हमारा कौटिल्य के बारे में, दूसरा क्वेश्चन आया प्लेटो के बारे में, और तीसरा क्वेश्चन आया हमारा अरस्तु के बारे में। अब चौथा क्वेश्चन किसके ऊपर आ रहा है? लोक के ऊपर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है लोक। लोक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? अब देखो लोक के विचार, समझौतावादी विचारक लोक, इन्होंने क्या कहा है? देखो, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय होगी। मतलब एक बार कोई समझौता करेंगे तो उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये लोक का मानना है। दूसरा क्या कह रहा है? संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी होनी चाहिए, ये बात गलत है, क्योंकि संविदा क्या करती है, प्रत्येक पीढ़ी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है। ये लोक का विचार नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति से स्थिति में रखते हैं। ठीक है, ये बात सही है। संविदा प्रकृति के नियमों पर विराम नहीं लगाती, ये बात भी एकदम सही है। तो ये जो 2 नंबर है, जो बी ऑप्शन है, ये इसमें सही नहीं होगा, बाकी इसमें सही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो राज्य के बारे में। ये जो राज्य की उत्पत्ति होगी वो समझौता के आधार पर होगी, क्योंकि ये समझौतावादी विचारक है, जैसे हमने पहले बताया आपको। ठीक है, और ये ऐसे भी कहता है कि हर एक पीढ़ी क्या करेगी, सहमति देगी किसके ऊपर? समझौते के ऊपर। ठीक है, जो समझौता है वो 2 लोगों के बीच में होगा, मतलब कि जो समझौता है वो आपसी संवाद से होगा। ठीक है, लोगों के आपसी, उसमें क्या है कि लोगों की संप्रभुता है वो भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये लोक के बारे में क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रूसो के बारे में। रूसो के बारे में देखो क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखो, एक तो ये है कि व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनाने के लिए वर्ण करने के नियमित करता है, निर्मित है। तो ये पहला एकदम सही है रूसो के अनुसार, क्योंकि वो वास्तविक ज़रूरतों पर की पूर्ति करने के लिए आत्म प्रेम की बात करता है। ठीक है, और दूसरा क्या क्या कह रहा है ये, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे कहता है कि आप है ना इमोशनल रूप से किसी पर डिपेंड ना रहो, इसका अर्थ ये है। तीसरा है गौरव से सभी बुराई उत्पन्न होती है। बिल्कुल आप अपने आप को सर्वोच्च दिखाते हो। ये क्या करता है कि ये समानता पर ज़्यादा बल देता है बजाय स्वतंत्रता के। जैसे जे.एस. मिल स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, वो व्यक्ति को खुला छोड़ता है, लेकिन ये रूसो क्या करता है, समानता के ऊपर ज़्यादा, समानता को ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास
करता है। ये क्या कर रहा है आगे डी में, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। ये गलत बात है। अगर वो गौरव है, जो मोटिवेशन है, वो तो करेगा ही, वो तो तर्क को उत्पन्न करेगा, उसमें लॉजिक रहेगा, तभी वो गौरव माना जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है जो रूसो है। रूसो क्या करता है कि इनकी जो बुक है, इनकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी हुई है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिनका नाम है द इमाइली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, रूसो क्या करता है, कला और विज्ञान को है वो ऐसे कहा कि कला और विज्ञान क्या करता है कि जो व्यक्ति की जो नैतिकता है, ये क्या है कि व्यक्ति की नैतिकता है, इसके ऊपर ज़्यादा इसके जो गौरव है, जो इसकी नैतिकता है, वो उसको खराब करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विचार है ये समानता के बारे में रूसो के है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कथन के बारे में है। अब देखो ये जे.एस. मिल से आ रहा है। अगला क्वेश्चन, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। बिल्कुल सही बात है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या बल पर निर्भर है, बल्कि उसका एक गुणात्मक आधार भी है। वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप लेती है। ये एकदम सही बात है। इच्छा शक्ति है ना, यही व्यक्ति को और संस्थाओं को आगे बढ़ाती है। ये जे.एस. मिल का जो कोटेशन है, ये एकदम सही है। इसमें आगे देखो, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति न केवल राज्य का आधार, न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणात्मक परक भी आधार है। वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप लेती है। ऑन लिबर्टी इनकी प्रसिद्ध बुक है। ऑन लिबर्टी है, इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अच्छी बुक लिखी है। किसने? जे.एस. मिल ने। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसके बारे में आ रहा है? जिसे सम्मिलित करने के बारे में आ रहा है क्वेश्चन अगला। ये देखो, तो इसको यहां देख सकते हो आप। ये देखो, जैन धर्म है, और ये देखो यहाँ जैन धर्म है, वो जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है। जो वैष्णव धर्म है, ये दृष्टिकोण की विश्वसनीयता पर बल देता है। तो पहला में आ जाएगा 4 और दूसरा में आ जाएगा 1। ठीक है, ये फिर इसके अंदर और टोलस्टॉय है, ये औद्योगिक सभ्यता और निश्रेष्ठ प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार करते हैं। तो इसमें आएगा 2। और प्लेटो का तो आपको पता ही है, प्लेटो में से आदर्श और नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं और इनको आप नोट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्म योग और धर्म योग शुरू किया? तो ये तो अरविंदो की बुक है। अरविंदो ने क्या किया है, कर्म योग और धर्म योग शुरू किया। कर्म योगी और धर्म के नाम से पुस्तक थी, वो लिखी थी। इनकी जो प्रसिद्ध बुक है वो द लाइफ डिवाइन है, थिंसिस ऑफ योगा है, और सावित्री नाम है इनकी प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, ये देखो आगे की अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एम एन रॉय के बारे में। एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तथ्य है। ये एकदम सही बात है, क्योंकि ये जो एम एन रॉय है, ये क्या है, मार्क्स का जो मार्क्सवाद है उसमें अमेंड करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, और ये जो एम एन रॉय है, इनको भारत में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए और वे सर्दियों से तीव्रता महसूस कर रहे हैं? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो इस प्रकार से हमने देखे ये 15 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन हमने देखे। ये अगला इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। तो 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कथन कौन सा सही नहीं है। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है।
ठीक है। तो ये जो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये अनुशासन पर बल देते हैं और मानवीयता पर बल देते हैं। ये बात तो सही है एकदम। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितता से जुड़े हुए हैं। ये एकदम सही बात है। जो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये डिसिप्लिन पर बल देते हैं, लेकिन ये क्या है कि नियमित नहीं है। ठीक है। ये इसलिए ये व्यवहारिकवादी क्या करता है, नियमितता पर बल देते हैं। ओके। फिर उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्यवाही और सुसंगतता से जुड़ा हुआ है। ये एकदम सही बात है। उत्तर व्यवहारवादी उससे आगे की बात करता है, उसमें मतलब सुव्यवस्थित करता है उसको। ठीक है। अगला है उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत समग्रात्मक समग्रात्मक नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी है ना, सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। ठीक है। ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये इसमें दो व्यक्तियों का नाम है आता है। एक तो चार्ल्स मेरियम, जिन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की थी, और एक है डेविड स्टन। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद का जो एकदम जिसको ये कहें कि पूर्णतः जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, ये जाता है डेविड स्टन को। तो डेविड स्टन क्या करता है, व्यवहारवाद पर अधिक बल देने का प्रयास करता है। ओके। तो ये था व्यवहारवाद के बारे में। ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आयशा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है। तो ये बर्लिन के बारे में क्वेश्चन है। बर्लिन जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन है। राजनीतिक सिद्धांत में विद्यमान रहती है, राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है, जहाँ उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। ये बात एकदम सही है। फिर अगला कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इन्होंने क्लासिकीय परंपरा को प्रस्तावित कर दिया है। ये बात है सही है। आगे है अगला टॉपिक है, इसमें अगला जो ऑप्शंस है, आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत इच्छा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। ये बात एकदम सही है। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है, ऐसा नहीं है। ये बात, ये कथन इनका सही नहीं है। तो ये जो बर्लिन है, इन्होंने कहा है कि जो आदमी है ये क्या है, जिज्ञासु है और तर्कसंगत है, और ये जो परिणाम स्वरूप सिद्धांत है इनका अस्तित्व बना रहेगा, ये इसकी बात करते हैं। और ये जो बर्लिन है, इनकी जो बुक है उनका नाम है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है। और ये ब्रिटिश और रूसी राजनीतिक सिद्धांत और सामाजिक दार्शनिक थे। ये इन्होंने जो बर्लिन है, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की संकल्पना का खंडन किया है कि भाई किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का पतन होता है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में इन्होंने ये कहा है कि ये जो पुनरुत्थान है ये सही नहीं है। ठीक है। इस पर इन्होंने संदेह किया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। तो ये बर्लिन के बारे में क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर कायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमावेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। जॉन रॉल्स ने न्याय की बात भी की है, और इन्होंने जो व्यक्ति की जो नियमन है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन्होंने कहा है कि जो सहकारी उद्यम है और व्यक्ति की जो आत्मनिर्भरता है, इसकी कल्पना की है। इसके साथ में इन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की पर्दा की भी व्याख्या की है। तो ये इनकी मैं एक और बुक बताता हूँ आपको, द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी हुई इनकी प्रसिद्ध बुक मानी जाती है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा? तो ये लिखा है रॉबर्ट नोजिक ने लिखा है ये
जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। ये अमेरिकन दार्शनिक है रॉबर्ट नोजिक, और इन्होंने जो अपनी बुकें लिखी है इनका नाम है अनार्की, नाम है स्टेट एंड अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में लिखी थी। और ये जो दार्शनिक है ये जो न्याय है, न्याय को ये पात्रता का प्रतीक मानते हैं। मतलब ये ऐसे कहते हैं कि जो पात्र है उसी को, जो पात्र है उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आगे कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय के प्रति, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। तो देखो ये जो माइकल वाल्जर है, माइकल सैंडल है, और ये जो मॉनिटियर है, ये तीनों क्या है, समुदायवादी माने जाते हैं। फ्रेडरिक हाइक समुदायवादी नहीं है। ठीक है, फ्रेडरिक हाइक है वो उदारवादी चिंतक है, और ये समुदायवादी जो तीन है, ये मैकटियर है, माइकल सैंडल है और माइकल वाल्जर। इनको तीनों, कई बार इनमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा समुदायवादी नहीं है, या कौन सा समुदाय, ये तो आ ही गया। इसके साथ में ये जो तीनों को साथ दे देते हैं कई बार, जैसे मैकटियर को, माइकल सैंडल को और माइकल वाल्जर को, इनको एक साथ दे देंगे, तो इसका आप ध्यान रखना। अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की विशेषता है। ठीक है, लोकतंत्र की जो विशेषता है वो है, वो कौन सी है, देखो, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षाकृत है। सही बात है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, उन्हें उनकी नस्ल, लिंग, रंग और धर्म कुछ भी हो, ये एकदम सही बात है, ये लोकतंत्र की विशेषता है। सभी नागरिकों के पास एक मत होना आवश्यक है। सर्व सुलभ वयस्क मताधिकार, एकदम सही बात है। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति, एक मत और एक मान है, ये एकदम सही है। चारों इसमें सही आएंगे। इसको देखते हैं, यहाँ एकदम डी आ गया ना इसमें, देखो 1 2 3 4, ओके, ये चारों इसमें सही है। ठीक है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संचालन लोगों द्वारा, उनके चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो इब्राहिम लिंकन है, इनकी जो परिभाषा है, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें देखो जो बुक है, एक तरफ तो बुक दे रखी है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं। तो ये जो ब्रिया बेरी की बुक है, ये बुक है द थ्योरी ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर द सुमन मोलर ओकिंग की बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अमर्त्य सेन की बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम कैम्पबेल की बुक है जिसका नाम है आपकी ये जो जस्टिस नाम की बुक है। तो ये आप देख सकते हो, इनको आप नोट कर सकते हो, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ब्रायन बेरी की बुक है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुसन मोलर ओकिंग की बुक है जस्टिस, जेंडर और फैमिली। अमर्त्य सेन की है आइडिया ऑफ जस्टिस। टॉम कैम्पबेल की बुक है जस्टिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में है आपके मार्क्स के बारे में, वापस क्वेश्चन आया है। पहले भी मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, मार्क्सवाद के बारे में आया था, आपकी बार मार्क्स के बारे में। मार्क्स के अधिशेष मूल्य की निम्नलिखित विशेषताओं, निम्नलिखित में कौन कौन सी विशेषता है, तो इनकी विशेषता देखो। ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति, श्रमिक और मस्तिष्क मांसपेशी और तंत्रिकाओं के बराबर है। तो ये दोनों, प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा समानुपातिक होती है, ये बात तो गलत है। तीसरी तो, दो तो सही है ऊपर वाली। उत्पादन में श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात की में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये तीनों कथन सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। भाई कार्ल मार्क्स क्या करता है, वो जो है वो श्रम की बात करते हैं, वो व्यक्ति के मतलब कि जो स्टेट है
स्टेट में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो, इसकी बात करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या है कि जो मूल्य अधिशेष है उनके बारे में बात करते हैं। और ये डेविड रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम, श्रमिक और मस्तिष्क मांसपेशियां और तंत्रिकाओं के बराबर होती है, ये एकदम सही बात है इनकी। उत्पादन के घंटे, श्रम घंटे लगे, कामगार को उसकी अनुपात मिले, मतलब ये क्या कहता है, पूंजीपतियों को जो शोषण करते हैं ना उसका विरोध करता है कार्ल मार्क्स। इनकी जो फेमस बुक है वो दास कैपिटल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी मार्क्सवाद के बारे में ही है। तो मार्क्सवाद के बारे में जो क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लेनिन का योगदान, मतलब कि अब ये लेनिन के बारे में क्वेश्चन आ गया, मतलब वो मार्क्सवाद को ही आगे बढ़ाते लेनिन, लेकिन लेनिन क्या कर देते हैं, मार्क्सवाद में अमेंडमेंट कर देते हैं, ये परिवर्तन कर देते हैं। देखो, सर्वहारा के अगर दल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधन का मार्गदर्शन करता है, एकदम सही बात है। फिर है पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिनको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, ये बात गलत है, क्योंकि ये मध्यवर्ती चरण की बात नहीं करता कौन, लेनिन। दुनिया में के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार था, एकदम सही बात है। क्रांति की रणनीति और दावपेच उनका सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो क्रांति की बात करता है। उनकी बुक का नाम है ऑन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये बोल्शेविक क्रांति 1917 की बुक है। उनकी जो लेनिन की जो बुक है व्हाट इज टू बी डन 1901 में लिखी हुई है। और ये क्रांति के बारे में इनके शानदार विचार हैं। और ये जो लेनिन है ये कार्ल मार्क्स के विचार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है, सही बात है। राजनीतिक विचारों और कार्यवाही उन्मुच्य है, सही बात है। उन्मुक्त समुच्चय है, एक खास राजनीतिक वर्ग, सामाजिक वर्ग और सामाजिक समूह का व्यक्तिगत नजरिया है, ये सही बात है। वे राजनीतिक विचार जो मध्य और सामाजिक हितों का समाविष्ट और व्यक्त नहीं करते, ये तो गलत बात है। ये करते हैं, जो विचारधारा है ना ये, इसमें तो सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक और वर्गों की बात तो की ही जाती है, व्यक्त की ही जाती है इसमें, ये तो गलत हो गया। तो ये ऊपर वाले तीनों सही है। जो विचारधारा है, विचारधारा क्या है कि ये जो राजनीतिक प्रणाली को भी आगे बढ़ाती है, ठीक है, राजनीतिक विचार को आगे बढ़ाती है, समूहों की का जो नजरिया है ये भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम ये 20 क्वेश्चन तक करते हैं, प्रयास करेंगे कि 20-20 क्वेश्चन आपको डेली करवाएं। ओके, तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके डाउट हो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्लास है ये क्या है, आपकी रिवीजन क्लास है, मतलब ये एग्ज़ाम के पास हो तब ये वीडियो देखने की है, क्योंकि ये सारे ओल्ड पेपर्स हैं, तो इनको आप देख सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।